अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मुझे कहते हैं अनीला ज़का। हम जिन्स परस्ती के बढ़ते हुए वाक़यात, नशे की आदतें और इससे पैदा होने वाली खराफात हमारी नस्ल को किस नहज तक पहुंचा रहे हैं, आज मैं आपको दिखाती हूँ। थाना सदर फूलनगर की हदूद में एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, देखने वालों की आंखें दंग रह जाएंगी। इसका जिम्मेदार कौन है, प्रोग्राम के इख्तिताम पर जरूर सोचिएगा। आइए दिखाते हैं। क्या नाम है भाई तुम्हारा? मुर्तज़ा अली। जो काम किया, जो करतूत किया, वो कब से कर रहे थे, क्या मामला था? खुद ही शुरू हो जाओ इससे पहले कि मैं पूछूं। मैडम जी, वो मेरे को मिल में मिला था, इस आर के मिल में आंटे पे मिला था। उसका नाम है बिल्लो पठानी, ठीक है। असली नाम उसका मानुल्ला है। वो इधर आर के मिल में मिला था। उसके बाद मैं उसको मिलता रहा इधर आर के मिल में, नशा उसको पहुँचाता रहा, चर्स पीता था, फीम भी खाता था, ठीक है। 2-3 कब की बात है? ये तकरीबन 2012 की बात है, ठीक है। तो इधर मिला मुझे, मैंने उसको सब, और भी लड़के आते थे, ये नहीं कि मैं उधर जाता था, और भी लड़के थे। पहले नहीं, मैं उसके उधर मिला हूँ ब्लैलर पे, वो लकड़ियों वाला ब्लैलर होता है, उसके पास खड़ा हुआ था, वो उधर मिला है मुझे। वो मतलब वो क्या है ब्रॉयलर? मुझे समझ नहीं आई। वो लकड़ियाँ जलाते हैं उसमें, ब्लैलर। बॉयलर। अच्छा। वो ब्लैलर के पास खड़ा हुआ था, उधर सर्दी थी उस वक्त, उधर खड़ा हुआ हाथ सेक रहा है। मैंने उसको इतनी सारी चर्स दी, कहती सोने तू चर्स पीता है? मैं क्या हूँ? नहीं, एक मिनट। चर्स मैंने इतनी सारी जाके बॉयलर के पास खड़े लड़के को एवं ही दे दी, मतलब वो चर्स थी या कोई मैं पहले पी रहा था, बांट रहे थे? नहीं, मैं पहले पी रहा था, खुद मैं पहले पी रहा था। वो अच्छा। आया पानी लेने के लिए। अच्छा। वो उसने देखा, कहता है सोने तू चर्स पी रहा है? मैं कहा हाँ जी मैं चर्स पी रहा हूँ। हाँ। कहता मुझे भी पिलाओ। मैंने वो इतनी सी बची थी सिगरेट जो मेरे पास थी, मैंने जलाई हुई थी, जो मैंने उसको भी दे दी वो सिगरेट। वो उसने पी। कहती और नहीं है तेरे पास? मैंने अपनी जेब में से निकाल, कहती और नहीं है तेरे पास? लड़की नहीं, कहता है। हाँ। वो कहता मेरे पास और नहीं है, तेरे पास और नहीं है? मैंने कहा है मेरे पास और। मैंने अपनी जेब में से निकाल के उसको दे दी, ये ले, इतनी सारी मैंने उसको दे दी फ्री में। वो लेके, हाँ जी, क्यों? कोई पैसे नहीं लिए उससे मैंने। क्यों? वैसे ही मैंने कहा चलो ठीक है जाओ। कहती मैं कल को पैसे दूंगा, ये कहता मैं कल को पैसे दूंगा, ये अब। तो मुझे कहती क्यों कहते हो? वो खुद कहता था मैं लड़की हूँ, मैं लड़का नहीं। वो आस्ता आस्ता मेरा दोस्त बन गया। मैंने उसको कहा ठीक है जाओ ही, चले गए। वो और भी लड़के उधर आके पीते थे चर्च, ये नहीं कि मैं उधर पीता था, और पूरी मिल के लड़के जितने व्यूवर थे वो भी उधर आके पीते थे। मैंने कहा ठीक है पियो। तुम वहाँ बांटते थे? नहीं, मैं नहीं बांटता। तुम्हारी अगली बातें तो मैं बाद में सुनती हूँ। हम मुदई की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि ये जो कह रहा है उसमें क्या सच है। आइए चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम। माइक थोड़ा फास्ट कर लो। आपका नाम क्या है? मोहम्मद सैफुल्लाह जी। अमानुल्लाह आपका छोटा भाई था? जी, मेरा छोटा भाई था। पैदा होने से लेकर यहाँ तक कैसे पहुँचा, उसकी ज़िंदगी क्या थी, तो आप ही बता सकते हैं। वो बहुत अच्छा था। घर में जो जितने भी काम होते थे ना, माल मवेशी का, जिम्मेदारा का, वो सारा काम करता था। अच्छा। और फुटबॉल का बेहतरीन खिलाड़ी था। हमारे इलाके के दूर दराज से लोग आके ना फुटबॉल एज ए प्लेयर उसको लेके जाते थे। गोलकीपर बहुत टॉप का था, और सारे गांव को पता है वो बहुत अच्छा जो ना ज़राअत का काम करता था, माल मवेशियों का करता था, फुटबॉलर था और बेहतरीन क्रिकेटर भी था। क्या अमानुल्लाह की पैदाइश एक ट्रांसजेंडर के तौर पे हुई थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जब से वो इधर जॉब के लिए आया ना, अच्छा। उसने माहौल ऐसा, कोई उसको दोस्त मिल गया या पता नहीं क्या, वो माहौल उसने ऐसा अडॉप्ट कर लिया। उसने मुझे खुद, मैंने उसको कॉल की किधर है, कहता मैं इधर रहता हूँ। मैं चला गया जी उधर। मैं उसके पास चला गया, उसने कहा ठीक है जी आ जाओ। बैठा, मैंने उसको 1000 रुपया दिया, ठीक है। किस लिए? रोटी पानी का? जी रोटी पानी का नहीं, वो और भी। कोई बर्थडे थी उसकी? नहीं, बर्थडे नहीं थी। कोई वलीमे पे गए थे उसके? नहीं। फिर क्यों दिया? तल्लकात के लिए? मैडम जी उसकी अरसा पहले की बात है ये? मैडम जी इधर 2012 में मिला है ना मुझे। मिला उसके बाद फौरी तो नहीं ना तुम लोगों के मामला सेट हुए? नहीं, 2-3 साल बाद फिर सेट हुए। 14-15 में हुए? जी। अच्छा, फिर उसके बाद तुम लोग इकट्ठे रहने लगे? नहीं, इकट्ठे नहीं रहने, मैं फिर भी आता था, फिर चला जाता था। यानी कि तुम्हारी इश्क मोहब्बत की दास्तान शुरू हो गई? जी।
तुम्हारे से तो मैं बात करती हूँ कि तुम्हारी दास्तां की पींगे फिर कहाँ तक चली। यहाँ पे हमारे नफ्सियात से हम बात करेंगे कि ऐसे लोग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में होते हैं या ऐसा हमारा माशरती रवैया इनको बना देता है, कोई डिजीज़ है, क्या मामला है कि जेंडर का जो एक फ़र्क है, तकसीम है, वो लोग ये भूल जाते हैं और ख़ुद से जो इंसान पैदा हुआ होता है, वो चाहे औरत हो या मर्द हो, वो अपना जेंडर चेंज करने की तरफ आमादगी ज़ाहिर करता है। हक़ाइक़ क्या है, ये कौन सा डिसऑर्डर है, उसी पे बात करते हैं। अली, इंसान के दिमाग में ऐसी कौन सी चीज़ आती है, कोई वेव आती है, कोई डिजीज़ आती है, कोई हार्मोनल चेंज है कि वो हराम हलाल की तफरीक भूल जाता है, अच्छे बुरे में तमीज़ भूल जाता है। हम जिन्स परस्ती में इश्क माशूकी किस हद तक चले जाना कि माशूक की बेवफाई या वफा की बात करके उसे कत्ल कर देना, ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसकी जो सबसे बड़ी वजह है, ये कोई नफ्सियाती मर्ज नहीं है, बल्कि इसको हम नफ्सियाती खलल कह सकते हैं। नफ्सियाती मर्ज तो वो है ना जी कि जिसमें इंसान को पता ही ना चले कि वो क्या कर रहा है। लेकिन ये जो हम जिन्स परस्त हैं और उसके बाद इस हद तक इनका चले जाना कि इसके मजीद और कोई जुर्म या गुनाह कर देना, इसमें इनकी वजह जो सबसे बड़ी है वो नफ्सियाती खलल है और जो कि इंसान के अपने कंट्रोल में होता है। जैसे इंसान है, फर्ज किया वो परेशान है, उसको कोई दुनिया में कोई फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन उसने सच बोलना है या झूठ बोलना है, ये तो उसके अपने ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह से ये जो हम जिन्स परस्त लोग होते हैं, इनमें नफ्सियाती खलल होता है। ये किसी भी तरह से बीमार नहीं है, इनको पता होता है कि आया हमने नेचुरल तरीके की तरफ जाना है या इस तरह के अननेचुरल तरीकों से अपने आप को सेटिस्फेक्शन लेनी है। तो ये जो नफ्सियाती खलल इनमें होता है, ये इनको सीधे रास्ते से नेचुरल से हटा के अननेचुरल, आर्टिफिशियल और अननेचुरल चीज की तरफ ले जाता है। और जो आपकी दूसरी बात है कि इस हद तक चले जाना कि ये फिर और बड़े जुर्म कर देना, जैसे कि किसी को मार देना और ये अपने माइंड में वो फिल्मी सीन बना लेना कि उसने मेरे साथ बेवफाई की। बेवफाई, वफा, ये तो मर्द औरत के दरमियान में होती है। मैं आपको बताऊं, इसकी भी एक नफ्सियात है कि जब किसी ने अगर कोई नशावर चीज खाई भी होती है, तब वो अपने ऊपर कंट्रोल ना करना चाहे तो ना करना चाहे, लेकिन उसके दिमाग की ऐसी हालत होती है कि वो अगर अपने आप पे कंट्रोल करना चाहे तो वो कंट्रोल कर सकता है। ये बस बाद में एक सूडो डिफेंसेस बनाए हैं कि जी मैं नशे की हालत में था और मुझे पता नहीं चला। नशे की हालत का दिमागी तवाज़ुन खो देने से कोई ताल्लुक नहीं है। और बाहसीत हमारे नफ्सियात अब समझते हैं कि हम जिन्स परस्ती या हराम हलाल में जो फ़र्क है, ये कोई डिजीज़ नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी डिजीज़ नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया अली, आपने हमें डिटेल से ब्रीफ किया। इस हवाले से हक़ाइक़ आपके सामने आ चुके हैं। साइंस क्या कहती है, मेडिकल क्या कहता है, लेकिन हुआ क्या, आइए वो भी दिखाते हैं। का मैं उसको खुद लेके देता था। तो मुझे कहते क्यों कहते हो? वो खुद कहता था मैं लड़की हूँ, मैं लड़का नहीं। किसी भी इंसान पे तशद्दुद करना, उसका मर्डर नाज़रीन, मुद्दई की सारी बात आपने सुनी। अब इससे बात करते हैं जो बड़े बड़े संगीन इल्जामात लगा रहा है। वो भाई तुम कहते हो वो चर्च पीता था, ये करता था, वो स्पोर्ट्समैन है, उसके भाई बताते हैं। सर जब वो इधर आया ना भाई फेरू में, तब पीता था लड़कों के साथ। ये नहीं कि वो इधर उधर पीता था, वो किसी को पता ही नहीं था पीता था कि नहीं पीता। तो वो यही तो बता रहे हैं कि पहले वो ठीक था, ये तुम लोगों ने खराब किया उसे। और लड़के भी थे, मैं अकेला थोड़ी था, और लड़के भी उसके पास आते थे, पूरी मिली उसके पास। कभी कोई आ रहा, कभी कोई आ रहा, कभी कोई आ रहा है। मैंने कहा ठीक है जी। पहले दो लोगों को नहीं पता था वो लड़का है? हमें तो पता था वो लड़का है। तो फिर हमने कहा ठीक है जी। फिर ये कहती की तरफ क्यों चल पड़े हो? सर वो जब टीके लगाता था ना अपने आप को, ग्रेवी बिनान का टीका मिलता है। क्यों लगाते हैं वो? मतलब अपना जेंडर चेंज करने के लिए? हाँ जी। अच्छा, यानी कि लड़की की हालत में वो आना चाहता अच्छा। है। ठीक तो तुम उसे लेके देते थे? हाँ जी। यानी कि तुम तो खुद गुनाहगार हो ना? वो खुद कहता था मुझे लगाओ टीका, मैं अच्छा, थोड़ी कहता था कि टीका फिर लगाओ। तुम्हारा उसके साथ तलक बन गया आगे? फिर वो आस्ता आस्ता मेरे को मिलता रहा उधर ही। तुमसे तो मैं क्लियर ये सारी बात पूछती हूँ कि तुम क्या करते हो क्या नहीं करते। नाज़रीन, इसकी जानिब तो आते हैं, लेकिन ग्रेवी बिनान का इंजेक्शन बगैर डॉक्टर की हिदायत के कोई भी ले सकता है। क्यों ले सकता है, इसके इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट से ही जान लेते हैं। हमारे साथ मेडिकल स्पेशलिस्ट मौजूद है, डॉक्टर नुमान रफ़ी, इन्हीं से जानते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ग्रेवी बेनॉन नाम का एक इंजेक्शन है, क्या डॉक्टर की हिदायत के बगैर इसे कहीं से खरीदा जा सकता है, या इसके साइड इफेक्ट्स और इफेक्ट्स क्या हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके इदारे का और आपके चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस साइंटिफिक ओपिनियन के लिए मुझे आज बुलाया है। सबसे पहली बात तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये एक लाइफ सेविंग स्टीरॉयड ड्रग है जिसका नाम ग्रेविबिनॉन है और इसके अंदर एक प्रोजेस्टेरॉन नामी डेरिवेटिव हार्मोन्स पाया जाता है और ये ऐसा हार्मोन है कि जिसको बेसिकली ओवर द काउंटर या आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ख़रीदना एक इल्लीगल और एक गैर कानूनी अमल होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर चूंकि ड्रैब के लॉज या कानून इतने स्ट्रांग नहीं है इसलिए लोग इसको ओवर द काउंटर या डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर खरीद लेते हैं। आइडियली इसको खरीदना नहीं चाहिए क्योंकि ये एक स्टीरॉयड हार्मोन है। बेसिकली ये हार्मोन चूंकि फीमेल बॉडी के अंदर बनता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर कोई मर्द इस इंजेक्शन को लगा ले तो उसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे? मैडम पहली बात तो यह है कि स्टीरॉयड के अपने साइड इफेक्ट हैं जो मर्द और औरत दोनों में आ सकते हैं। एक तो ये कि इनसे हड्डियां बहुत कमज़ोर हो सकती हैं, हार्ट अटैक्स आ सकते हैं, लिवर फेलियर हो सकता है। उसके अलावा ये कैंसर कॉज कर सकता है, लिवर का, गट का। औरतों में ख़ास तौर पर ये ब्रेस्ट का कैंसर, ओवरीज का कैंसर, यूट्रस का कैंसर कर सकता है। ऐसे ही ये मर्दों के अंदर भी चूँकि ब्रेस्ट ग्लैंड्स होते हैं तो वो मर्दों के अंदर भी ब्रेस्ट ग्लैंड्स का कैंसर कर सकते हैं। उसके अलावा ये मर्दों के अंदर भी गट का कैंसर, लिवर का कैंसर, हड्डियों को कमज़ोर कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर इनको जो शी मेल्स या ऐसे ट्रांसजेंडर्स जो इनको यूज़ करते हैं उनका मेन मकसद ये होता है कि इससे चूँकि जनाना खदोखाल की नशोनुमा होती है और चेस्ट की इनलार्जमेंट हो जाती है, इस हवाले से वो इसको यूज़ करते हैं ज़्यादातर मार्केट में। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें डिटेल से बताया कि मेडिकल क्या कहता है और अगर कोई नॉर्मल मर्द इस तरह का इंजेक्शन लगा ले तो उसे कैंसर भी हो सकता है। और ट्रांसजेंडर्स तो इसे इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते वो एक अलग बात, लेकिन जो बने हुए ट्रांसजेंडर्स हैं यानी कि मर्द हजरात जो खुद को ख्वाजा सिरा कहते हैं और वो होते नहीं, वो खासकर ये इंजेक्शन लगाते हैं ताकि उनमें जनाना खुसूसियात पाई जाएं और वो अपने आप को ट्रांसजेंडर्स की सफ में लाकर खड़ा कर दें। कितना बड़ा नुकसान है ये सब होता है। वो बेचने वाले लोग भी जो इसको बेचते हैं इस इंजेक्शन को डॉक्टर की हिदायत के बगैर, वो लोग भी इसके जिम्मेदार हैं। और वो ड्रग इंस्पेक्टर्स जो इंस्पेक्शन करते हैं, क्या उनकी आंखें बंद हैं? बहुत सारे सवालात यहाँ जन्म लेते हैं। आगे चलते ग्रेविबिनॉन के इंजेक्शन से आ जाओ ना ज़रा। तुम्हारे तो जो बगैर डॉक्टर की हिदायत के तुम इस्तेमाल करते रहो, तुम पे तो ये एक और भी चार्ज लगेगा तुम्हें। जब मैडम उससे ले लेता था ना मैं, वो इतनी मोटी सिरिंज है वो उससे खींचना पड़ता था। ठीक है, मोटी सिरिंज है जिससे डंगर को टीका लगाते हैं, जानवर को, बड़े जानवर को टीका लगाते हैं, उससे खींच के उसको वो खुद ही लगवा लेता डॉक्टर से। मेरे से नहीं लगवाता था कि मेरे से लगवाता। खरीद के तो तुम लाते थे ना? हाँ जी, मैं खुद ले के उसको दे देता कि ले अभी यार। कितनी देर के बाद लगता था ये उसको इंजेक्शन? ये तो वो तकरीबन 16-17 दिन, 20 दिन, महीना डाल के फिर लगाता था जब वो लगा लेता था। अच्छा ठीक है, आगे आ जाओ। जब वो लगा लेता था तो कितने इंजेक्शन अब तक वो लगा चुका है? तकरीबन पता नहीं 20 से 25 या 40-50। और उसका एक्सपेंस तुम बेयर करते थे? जी, पैसे मैं ही उसके देता था। अच्छा, स्टोर से लेके उसको अच्छा, देता था। अच्छा, उसके बाद तुम पहले उसके साथ ताल्लुक में नहीं आए, वो माना नहीं, फिर कैसे आए? मैडम जी बाद में मैं पिंडी चला गया, बाद में फिर मैं 1-1.5 साल बाद में फिर उसको मिला हूँ इधर ही, वो इधर ही रहता है। मेरे साथ अल्मास बॉबी मौजूद है। अल्मास, ये असल ख्वाजा सिरा, नकल ख्वाजा सिरा, क्या इसमें कोई डिफरेंस आपकी कम्युनिटी कर सकी है? सबसे पहले इंसान एज ए ह्यूमन बीइंग उनको देखें आप, वो इंसान तो है ना, असल क्या और नकल क्या, इंसान तो है ना। किसी भी इंसान पे तशद्दुद करना, उसका मर्डर करना, उसका रेप करना, ये तो किसी भी माशरे में वो काबिल कबूल नहीं है। वो इस तरह तो जानवर भी नहीं करते। एक एलिगेशन लगता है ख्वाजा सिरा कम्युनिटी पे कि ख्वाजा सिरा की जो कम्युनिटी है वो वल्गर जो किस्म के क्लिप्स हैं, डांस हैं, इनमें इन्वॉल्व हो गई। अब मैं उस लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं करी क्योंकि ये नेशनल मीडिया है, लेकिन जिसे कहते हैं कि मुआशरे में बेहयाई का फैलाना, उसका एक मौजब ख्वाजा सिरा कम्युनिटी भी बनती जा रही है। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। आपके सामने नेट खुले हुए हैं, आपके सामने वो सारा कुछ आ रहा है। ये जो ख्वाजा सरा इस तरह की हरकत कर रहे हैं, उनको तो हम ख्वाजा सराय नहीं समझते ना, जो वल्गर बन रहे हैं और इस तरह अपनी वीडियो इस किस्म की निकाल रहे हैं और लड़कों के साथ निकाल रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं वो ख्वाजा सरा हैं। ख्वाजा सरा तो बड़ा इज्जत का लफ्ज़ था,
लोग उनके पास अपने बच्चों के लिए दुआ करवाने के लिए आते थे, लोग उनके पास घरों में आते थे, उनसे दुआ लेते थे, उनको अपने घरों में बुलाते थे, इज्जत एहतराम करते थे। वो ख्वाजा सरा थे। ये ख्वाजा सराय जो वीडियो निकाल रहे हैं और नेट पे चढ़े हुए और बेहयाई फैला रहे हैं, हम उनको ख्वाजा सराय नहीं समझते। सेल्फ रिस्पेक्ट आप अपनी चाहेंगे तो दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं चाहते तो कोई किसी का दिमाग खराब है को इनको ये वो रिस्पेक्ट। अच्छा, एक और बात भी अलमास सामने आ रही है कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी जो ख्वाजा सरा नहीं है उनको भी अपने प्रोफेशन में शामिल कर रही है ताकि अर्निंग का जरिया बन सके। क्या ये वजह भी सामने आई है? इस हवाले से कौन सपोर्ट कर रहा है? गुरु सपोर्ट करते हैं या कोई और सपोर्ट कर रहा है इनको? हाँ, देखें मेरी बात सुने, ये जो आपने कहा है ना कि उनको भी शामिल किया जा रहा है, तो उनको हम नहीं शामिल कर रहे। उनने तो अपनी एनजीओज बनाई हुई है। अब इन लोगों ने वो अपनी एनजीओज चला रहे हैं, करोड़ों रुपया फंड ले रहे हैं बाहर के ममालिक से, उनको जॉब सबको लगी हुई हैं, इधर ऑफिस बने हुए हैं, लाहौर में बने हुए हैं, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी, ये तो सारी जगह पे हो रहा है और वो फंड ले रहे हैं और एनजीओ चला रहे हैं। इसके हवाले से पुष्टपना कौन है? स्क्रूटनी नहीं कर रहा कोई कि किस तरह फंड आ रहा है, एनजीओ कैसे चल रही है? बहुत टफ है एनजीओ चलाना। बहुत आसान है। मुझे सुबह कहें तो मैं बना लेती हूँ 2-4 एनजीओ और फंडिंग शुरू कर लेती हूँ बाहर के मुल्कों से। आपकी नजर में जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो हुकूमत है ना, चेक एंड बैलेंस नहीं है। और हुकूमत जब खुद मिली हो सबके साथ, जो फंडिंग दे रहे हैं, हुकूमत भी उनसे ले रही हो फंड, ये भी ले सब, ये सब बस ऐसा ही है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगी अपनी ख्वाजा सरा कम्युनिटी को? आपने कहा कि ख्वाजा सरा भी कसूरवार हैं बीच में, उनके लिए क्या कहेंगी आप? नहीं, वो मैं तो उनको ख्वाजा सराय नहीं मानती है। जो बेहयाई फैलाते हैं वो ख्वाजा सराय नहीं है। मैं क्या समझूं कि ऐसे में जब तशद्दुद होते हैं तो क्या ये किसी कसूर का नतीजा होते हैं? ये खास लोग हैं जो तशद्दुद करके अपना जो है वो एक अपनी सेटिस्फेक्शन करते हैं, तशद्दुद इन पे करते हैं, वो भी एक ख़ास लोग हैं। बाकी जो हमारे लोग हैं या सो कॉल्ड हमारे लोग हैं, उनको भी अपनी अदाओं पे गौर करना चाहिए, उनको अपनी ड्रेसिंग पे गौर करना चाहिए, उनको अपनी टाइमिंग पे गौर करना चाहिए, उनको अपनी आदत इतवार पे गौर करना चाहिए, उनको अपने डेरों के माहौल पे गौर करना चाहिए। जब मैं ये बातें करती हूँ तो वो मुझे भी बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं कि ये ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए भी क्या कोई प्रॉपर ऐसी एनजीओज चल रही हैं जहां ये हुनर सीख सके? क्या हुकूमत वक्त ने इस पे कोई तवज्जो दी है? हाँ, बिल एक इधर पास हुआ है, सेनेट में बिल पास हुआ है। बाबर साहब भी थे, मजलिस शूरा के मैंने सुना है को 11 उलमा भी थे, और इसमें हमारी एक बिंदिया राना थी, कराची से आई हुई थी, और पेशावर से थी, एक फरजाना थी, एक इस्लामाबाद से 1-2 लोग थे। तो वो बिल पास, मुझे नहीं बुलाया गया था उसमें, हालांकि सुप्रीम कोर्ट पंजाब हुकूमत की तरफ से मैं फोकल पर्सन हूँ, तो मुझे नहीं बुलाया गया था, उन्होंने मुझे नहीं इनवाइट किया, पता नहीं क्यों नहीं किया, चलो उनकी मर्ज़ी सेनेट वालों की। तो वो बिल इस तरह पास हुआ है कि अगर कोई मर्द अपने जहन से सोचता है, उसकी फीलिंग है कि मैं ख्वाजा सरा हूँ, तो वो ख्वाजा सरा है, उसका आईडी कार्ड भी ख्वाजा सरा का बनाया जाए। ये बिल पास हो चुका है। और अगर वो 1 घंटे बाद कहे मैं औरत हूँ तो फिर आईडी कार्ड औरत का हो जाएगा? जी, वो उसकी सोच पे है ना। तो अगर वो अपनी घंटे बाद उसकी सोच बदलती है कि मैं औरत हूँ, तो फिर उसका औरत का बनाया जाए आईडी कार्ड। इस्लाम साहब, 5 माह के बाद यकीनन पुलिस डिपार्टमेंट की एफर्ट्स हैं, कैसे ट्रेस किया इसको? ये चूँकि ब्लाइंड मर्डर था, इसमें फर्स्ट डे से पुलिस ने बड़ी स्ट्रगल की। लाहौर से पीएफएस से लेबॉर्ट्री की टीमें यहाँ पे बुलाई गई, कसूर से क्राइम सीन की टीम यहाँ पे आई, तमाम शवाहद इकट्ठे किए गए। इवन नेल्स जो थे, नेल्स के भी डीएनए टेस्ट करवाए गए। वहाँ से जो एक सिंगल बाल मिला था, वो सिंगल बाल का भी डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया। पूरी एफर्ट्स की, लेकिन चूँकि ये जो कातिल था बड़ा शातिर था, इसने कोई क्लू छोड़ा नहीं था। उसकी इंट्री एग्जिट मुख्तलिफ थी। वो आया दरवाजे से था, लेकिन वापस वो पाइप के जरिए गया, जिसका पता नहीं चला। फिर जब इसका जनाजा हुआ तो ये बंदा साथ था, इसके साथ
पे इसके जेल नंबर तमाम रसूमात में वो बच्चा साथ साथ था। लेकिन जब हमने ज़्यादा माइन्यूटली इसको चेक किया, हमने कॉल डिटेल्स पे काम किया, जियो फेंसिंग पे काम किया, फिर हमारी जो ह्यूमन रिसोर्सेज उन पे काम किया, तो सारे क्लूज इसकी तरफ जा रहे थे। जब इसे पता चला कि पुलिस की जो कंसंट्रेशन इसकी तरफ हो गई है, तो ये भी यहाँ से निकल गया, फरार हो गया। और इसके मोबाइल भी बंद हो गया, जो इसके मोबाइल थे वो इसने तोड़ दिए, मोबाइल इसके ख़त्म हो गए, जिससे हमारा जो शक था वो पक में हो गया। पहले रिकॉर्ड याफ्ता ये मुलजिम? नहीं, रिकॉर्ड याफ्ता नहीं है ये। ठीक है। हमने फिर इसको सर्च करना शुरू कर दिया। सर्चिंग करते 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 हम इस्लामाबाद पहुंच गए। जब इस्लामाबाद पहुंचे, वहाँ पे हमने रेड किया, वहाँ से ये स्किप कर गए। इंटेलिजेंस को जो मजबूत करके ना हमने दोबारा रेड किया, तो इसको हमने रावलपिंडी सदर से फिर हमने कितने arrest अरसे किया। के बाद? ये कोई 5 माह लग गए। 5 माह लग गए। मुलजिम ने 2 लोगों के बारे में इंकशाफ किया है। एक तो शौकत नामी जो मंशियात इन तक पहुंचाता था या सेल करता था, दूसरा 2 मेडिकल स्टोर, एक अरशद और एक भट्टी मेडिकल स्टोर, जो कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर कुछ भी लिख के दे देते हैं। तो इनके खिलाफ कार्रवाई कैसे मुमकिन हो? 2 अच्छे वैलिड पॉइंट दिए हैं आप लोगों ने, इस पे इसी डायरेक्शन में काम करेंगे। जो भी कानूनी कार्रवाई बनती होगी इनके खिलाफ करेंगे। मुझे भी यही उम्मीद है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्या चीज सामने लाई है तो आपने सुनी ली है। हाँ भाई, अभी तक के जो चीजें सामने आ रही हैं उसको तुम लोगों ने इस तरफ आमादा किया, वो ऐसा घर से नहीं आया था। जी बिल्कुल, वो घर से ऐसा नहीं आया था। यानी कि तुम लोग कसूरवार हो? मैं नहीं हूँ, पूरा फैक्ट्री उधर कसूरवार है। ये तुम्हारे बाजू पे क्या है? ये टैटू बना है। ये अगर मैंने उसको मारना ही है तो मैंने उसका नाम क्यों लिखा है? नाम उसका क्यों लिखा हुआ है बाजू पे? ये मोरनी है। ये क्यों बनाई हुई है? ये उसने ही बनवाई थी। इधर हम लोग ने ये 2015 में बनवाई थी। इधर क्यों? खुद ही कहता था मेरा नाम लिखवाओ। मैंने कहा ठीक है जी लिखवाओ जी। अच्छा। उसने खुद पैसे दिए उसको। अच्छा। मेरी जेब में से उसने कहा इसको 300 रुपया दो। अच्छा। ये 8-10 दिन तो इतनी मोटी सूजी रही है कि मैं ऐसे लेके घूमता रहा हूँ इसको। इतनी मोहब्बत थी जी। तुम्हारा क्यों दिया उसे? हमारा इस वजह से था कि वो एक लड़के ने ना, सीधी बात करूंगा सर, इतनी भी सीधी ना करना कि मैं कैमरे पे चला ना सकूं, फिर ढकी छुपी करना। अच्छा। एक लड़के ने फ़ोन किया मुझे, तू इतना बड़ा चौधरी है तो तू 20-25 हज़ार अपनी जेब में से भी उसको देता है। कहता मैं डॉगर हूँ, फलाना फलाना। मैं कहा डॉगर है तू अपने घर होगा, मुझे क्यों गालियाँ निकाल रहा है? मैंने इसको पूछा कि वो लड़के को तूने नंबर दिया है, वो मुझे गालियाँ निकालता है, तो क्यों गालियाँ निकालता है? वो कहती मैनू नहीं पता है भाई। कहता वो कहता मुझे नहीं पता है। उसके बाद उसने सर्जरी करवाई, सर्जरी उसकी फट गई। प्लास्टिक सर्जरी? जी। वो फेस जो की? नहीं ये बाल नहीं निकालते, वो अच्छा। कलमा चौक पे जो पीछे वाली पुरानी बिल्डिंग के पीछे जो सर्जरी वाले बैठे हुए हैं। अच्छा, ट्रीटमेंट से। करवाया अपना, जी। ये दाढ़ी और शेव वगैरह का? जी। अच्छा। पूरी वो अच्छा। करवाई, वो फट गई। उसका नरम जल्द था, वो गर्म सर्जरी उसने कर दी लड़की ने, वो फट गई। वो इतना मोटा मुंह हो गया उसका, सोच के ऐसे लगता था जैसे अभी इसके ना डर लगता था उससे। वो 2400 रुपए की एक ट्यूब आती थी, वो भी लगाते थे। एक 40 रुपए की ट्यूब आती थी, वो भी लगाती थी। फिर एक 1300 रुपए की ट्यूब आती थी, वो भी लगाती। बड़े रेट याद है ठीक तुम्हें? है। वो उधर से मैं लड़की से ही लेके आता था, उधर से अपने कलमा पैसों चौक से? हाँ जी, अपने पैसों से मैं उसको ला के देता था, ये लगाओ ये लगाओ। वो 8 दिन में वो ख़त्म करनी होती थी, तीनों टिप्पो मिक्स करके ना उसको लगाना होता था। लगा के वो फिर आस्ता 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 वो ऐसे पापड़ बन के उतरता रहा उसका जल्द नीचे। तुम्हें इतनी इन्वॉल्वमेंट क्यों थी उसके साथ? मोहब्बत की वजह से अच्छा, थी। अच्छा, अच्छा। ठीक है। फिर वो कहती थी मेरे घर में मकर भी बहुत करती थी। करता मेरे था? घर में करता था? ऐसे। जी अब तो क्लियर हो जाओ कि लड़का था, करता था। जी। ठीक है। वो कहता है कि मेरे घर में फलाना जी बीमार है, फलाना जी बीमार है। घर वालों के साथ तो वो रहता नहीं था? घर वालों के साथ रहता नहीं था, घर वालों को फोन पे पैसे इजी पैसा करवाता था वो। ठीक है। उसके बाद फिर उसने क्या किया है कि वो इधर जब ड्यूटी पे उसको मैंने भर्ती करवा दी, उसको बोर बोर के मैंने पैसे खिलवाए लड़के को, एक को फोरमैन था वो मिल में। वो अपनी जेब में से उसको देता रहा, वो अपनी जेब में से उसको, उसके पास खुद पैसे होते थे, ये नहीं कि होते नहीं होते थे। मतलब एक तुम और इश्क में लड़का पैसे खिलाते रहे हो? जी, कपड़े भी लेके देने हैं, जो भी उसने फिर कहना मारा कि- क्यों? इतना कुछ था तो? मारा वो लड़के की वजह से। मैंने उसको पूछा कि यार वो तू लड़के को नंबर दिया है, वो मुझे गालियाँ निकालता है डेली डेली। मैंने उसका नंबर भी ब्लैक लिस्ट में फेंका है। फिर और नंबर से फ़ोन आया, मैंने कहा हाँ। कहता है मेरा नंबर, मैं वो ही हूँ जो जिसका नंबर तूने ब्लैक लिस्ट में फेंका है। मैंने कहा अच्छा यार तू ऐसा कर, मैंने उसको प्यार से बोला, मैंने कहा अच्छा यार तू ऐसा कर, तू जितना मर्जी है ना, ठीक है, तू मुझे सरां अड्डे पे मिल।
कहता मैं नहीं तेरे सामने आऊँगा, ठीक है। वो लड़का नहीं सामने आया सरांट। तुमने इसे क्यों मार दिया? ऐसे आके पूछा? मैंने इसके आंख से पूछा, मैंने कहा यार वो लड़का ऐसे ऐसे गाली निकालता है ऐसे। वो कहता है मुझे गाली निकाल दिया कर, माँ की गाली नहीं निकाला। उसने मुझे थप्पड़ मारा। थप्पड़ क्यों मारा उसने? जब उसने कहा मैंने नहीं दिया, तुमने उसे कुछ कहा नहीं, थप्पड़ क्यों बीच में आ गया? उसने थप्पड़ इसलिए मारा था कि मैंने उसको गाली निकाली थी। वो कहता तो मेरे को पहले भी कि मुझे गाली नहीं निकाला कर। अच्छा, जब तुमने उसको पूछा कि तुमने नंबर दिया और उसने वो नहीं माना तो तुमने उसे गालियां दी? जी। फिर उसने तुम्हें थप्पड़ मारा? जी, उसने मुझे थप्पड़ मारा। मैं चारपाई पे गिरा। मैंने कहा ठीक है। मैं उसी वक्त ना बाहर आ गया उठ के। मैं 2 दिन बाद मैंने उसको कॉल किया। मैंने कहा हेलो क्या हाल है बिल्लो? कहती ठीक हूँ मैं। कहता मैं ठीक हूँ। मैंने कहा ठीक है जी, ओके। मैं आऊँ या ना आऊँ? कहती आ जाओ। कहता आ जाओ। मैं चला गया उसके पास। मैं उधर जब चला गया हूँ तो उसने मुझे जफ्फी डाल के, पहले मेरे साथ सलाम लेता था, बाद में उस दिन मुझे उसने जफ्फी डाल के मिला। मैंने कहा ठीक है जी। मैं बैठा रहा हूँ। फिर भी मेरे बाद जेब में वो ही दौड़ रही है, इसने मुझे थप्पड़ मारा। क्यों? माफी नहीं थी? माफी क्यों? मैं इतने पैसे उसको खिला चुका था। मैं उसको यही बात समझाता था कि यार तू इतने पैसे कमाता है, तू अभी भी बुरा काम करेगा तो फिर हमारा इधर आने का क्या फायदा है, हमें भी छोड़ दे। वो कहता ठीक है जी, हमारा पेशा है। तुम कौन सा उसको अच्छे काम सिखाने जाते थे? वो कहता हमारा पेशा है जी, ठीक है, मैं तो ऐसा करूँगा जो भी है, ठीक है ना। तुम आओ या ना आओ, मेरे तुम्हारे आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। मैं कहा ठीक है। एक दिन फिर वो लड़का राजू बैठा हुआ है उसके पास। 2-3 दिन बाद फिर जब थप्पड़ मारने से बाद 3-4 दिन 5 दिन 10 दिन गुजर गए। राजू माजू को छोड़ो, तुमने उस दिन उसे क्यों मारा जब उसने माफी मांग ली थी? उस दिन फिर उसने ऐसे मारा है कि उसको नीचे आया हूँ, मैंने उसको बोला है फ़ोन करके 9:15 बजे रात को कि कुछ खा मर ले, ऐसा ना हो कि कहीं भूखा ही रहे रात भी गुजारनी। वो मुझे कहता है कि चलो दूध ले आओ। मैं 3 पात दूध ले गया, 2 फ्रूट के। तुम दूध लेके आए, तुम उसके लिए खाने की चीजें लेके आए, उसे खिलाया, यानी मोहब्बत थी? जी। फिर जब वो गहरी नींद सो गया ना, वो सोया करता है। मैं उठ गया, मैं कहे थे एक्सीलेटर मार रहा पूरा। मैं उठ के दूसरी चारपाई पे बैठ के सिगरेट बना के मैंने पी। अब मेरे शैतान ज़हन में पूरा आ गया। मैं कहा बॉस आज ही है, काम लगा दो इसको, इसके बाद इसने हाथ नहीं आना। ये खराटे पे गुस्सा था या उस पे गुस्सा था? ये खराटों पे नहीं, उस पे गुस्सा था। मैं उठाऊँ, उसकी चुन्नी से ही उसका ना गला बांधा, एक तरफ चारपाई से दूसरी तरफ से बांध के उसको टाइट कर दिया पूरा। उसने सोए हुए ऐसे किया। मैंने कहा यार ओइल रहा है। मैं फिर उसके ऊपर बैठ के ना, इधर उसके पेट के ऊपर बैठ के और ज़्यादा उसकी चुन्नी टाइट कर दी। जब उसकी चुन्नी टाइट कर दी तो वो उसने फिर ज़ोर से ऐसे उठ गया। उसने ज़ोर से ऐसे हाथों से ना और ऐसे गोड़ा लगा के मुझे उठाया ऊपर, ऐसे उठा के अपने सर से ना पीछे मारा। अच्छा, तुमसे ज़्यादा जानदार था वो? मैं कहता हूँ 2 आदमी भी और होते थे, वो भी कहते थे यार ठीक है। वो जब उठा ना ऐसे गोड़ा लगा के उसने मुझे ऐसे दरवाजे के पीछे फेंका है। पीछे दरवाज़ा था, दरवाजे के पीछे ईंटें पड़ी हुई थी 3। मैं 3 ईंटें ऐसे उसके सर में मारी, ठीक है। उसी वक्त उसके इधर नाक से खून आ गया। मैंने फिर हाथ लगा के ऐसे देखा, मैंने कहा तो ख़त्म। मैंने उसको दस्ती गला गुला खोल के उधर ही साफ किया, उसको साफ़ करके उसके ऊपर ना ऐसे डाल दिया, बिस्तर डाल के। मैं उस दरवाजे से नहीं आया हूँ बाहर, मैं पीछे गया हूँ वॉशरूम की तरफ। उधर बिल्डिंग के 3रे फ्लोर पे सोया हुआ था। उधर पीछे पैप जा रहे थे नीचे, पानी के टैंकी की पानी थे, लोहे के पैप थे। एक लोहे का पैप था, एक प्लास्टिक का पैप था, वो ऊपर जा रहा है। मैंने उसको पकड़ा, मैं नीचे चला गया। पुलिस ने कैसे पकड़ा? शटर उठाया ना। हाँ मैं बुटा कौन है? मैं सर जी मैं हूँ बुटा, इनको कुछ भी नहीं कहना और कोई बात भी नहीं इनके साथ करनी, ठीक है। जो भी बात है मैं चलता हूँ आपके साथ। ठीक। मंशियात, आइस का नशा, ड्रग्स किसी किस्म की भी हो, चाहे वो इंजेक्शन फॉर्म में हो, चाहे वो किसी दवाई की फॉर्म में हो, चाहे वो चर्स की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, उसने हमारी यंग जनरेशन को तबाही के किस दहाने पर ला के खड़ा कर दिया है। ऐसे में हमारे सोशल सर्कल्स को, हमारे फैमिली मेम्बर्स को बहुत मोहतात होने की ज़रूरत है कि घर का अगर कोई एक बंदा, कोई एक शख्स या कोई बच्चा अगर ऐसे किसी मामले में, हम जिन्स परस्ती में या किसी ड्रग्स में, किसी नशे में पड़ गया है, तो उसे खुदारा
उसका इलाज कीजिए, उसे घर से बाहर मत निकाल दीजिए, उसे मरने के लिए मत छोड़िए, हमारे नफ्सियात के पास ले जाइए। कोई गुनाह नहीं है, कोई गाली नहीं है वहाँ तक लेके जाना। अगर उसमें कोई डिसऑर्डर पाया गया है और आपके आसपास भी अगर कोई डिसऑर्डर का शिकार है तो खुदारा उन्हें भी ये मशवरा दीजिए कि वो इसका इलाज करें, नहीं तो फिर वो बिल्लो अमानुल्लाह वैसा नतीजा निकलता है या फिर ये साहब जो इस वक्त मेरे सामने खड़े हैं ऐसा नतीजा निकलता है। आज की सीख के साथ मुझे अनीला ज़का को इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में किसी नई सीख के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह के